Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. Firstly, welcome everyone on behalf of Study IQ. कैलाश जी अगर प्लीज म्यूट कर देंगे तो फायदा हो जाएगा. On behalf of Study IQ, I welcome all of you to this answer writing workshop. ठीक है, जहाँ पे हम लोग देखिए एज फ्रेशर्स, क्योंकि आप में से काफी लोग 2026 के लिए अटेम्प्ट करेंगे, 2025 वाले स्टूडेंट्स आपके लिए भी फायदा है अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन को ध्यान से देखते हो. ओके, बिफोर आई गो फॉरवर्ड वंस अगेन, प्लीज म्यूट कर लीजिए जो लोग अनम्यूटेड हैं. आई एम हियरिंग साउंड्स, प्लीज म्यूट कर लो. ओके, फॉर द बेटर लर्निंग एंड टीचिंग. प्लीज म्यूट कर लिया जाए. कैलाश जी प्लीज म्यूट कर दीजिए. ओके, तो फ्रेंड्स अभी ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले आई एम गोइंग टू टीच यू सम बेसिक्स. कुछ 2-3 ग्राउंड रूल्स हैं आंसर राइटिंग के जो अपने को पता होना चाहिए. तो वी विल फर्स्ट फोकस ऑन दैट. उसके बाद मैं आपके लिए कुछ PYQs लेके आया हूं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इन केस आपको आंसर राइटिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम्स होता है. ओके, जो हम स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद भी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आया कि सर ये आंसर राइटिंग में कैसे और पॉइंट्स जनरेट करते हैं, तो प्लीज गेट इन टच. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. मैं सेम नाम से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपके लिए उपलब्ध हूं, भुवन स्टडी IQ. ओके, नाउ दैट इज आउट ऑफ द वे, लेट्स फोकस ऑन दी मुद्दा. मेन मुद्दा क्या है आज का? आंसर राइटिंग. जब हम आंसर राइटिंग को देखते हैं दोस्तों, 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है एज फ्रेशर्स, एज पीपल हु विल बी राइटिंग आंसर्स. पहला चीज कि आप लोग में से काफी सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, अगर मैं इसको सिंपली ब्रेक डाउन करूं इस चीज को, कि आप अपने आंसर राइटिंग में देखिए, हमको पता तो है कि 3 भाग हैं आंसर राइटिंग के. हाँ, वी हैव टू राइट अ इंट्रो, फिर हमको एक मेन बॉडी लिखना है, और फिर हमको एक प्रेफरेबली एक कंक्लूजन तो जरूर छोड़ना है कि नहीं? अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली फोकस करते हैं इस पे और इस पे, इंट्रो और कंक्लूजन पे, विच इज अ बिगिनर्स मिस्टेक. हम भी जब आपकी जगह थे ना, तो हम भी यही सोचते थे कि अच्छा कंक्लूजन लिखना आना चाहिए, अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना आना चाहिए. ये भूल जाते थे कि एक्चुअली में मार्क्स जो मिल रहा है वो मेन बॉडी के बेसिस पे मिल रहा है. कितना कंटेंट है, क्या वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है कि नहीं है. अगर सिंपल शब्दों में कहूं, क्या आप सिर्फ पेज भर रहे हो या एक्चुअली में कुछ आउटपुट दे रहे हो जो इवैल्यूएटर जिसको बेसिस बना के आपको मार्क्स दे या ना दे. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रियलाइज एज फ्रेशर्स. प्लीज कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे फोकस मत कीजिए. अभी गो विथ मेन बॉडी. कैसे मेन बॉडी लिखना है ये समझना है अपने को. अब जब हम मेन बॉडी लिखने की बात करते हैं, तो जैसे आप लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हो, है ना, आप देखोगे अगर आप पनीर का डिश मंगा रहे हो या नॉन वेजिटेरियन मंगा रहे हो या दाल मंगा रहे हो, सारों का ग्रेवी ऑलमोस्ट सेम जैसा नहीं लगता है? हमको चैट बॉक्स पे बताने चलना तो प्लीज, है कि नहीं? सेम ग्रेवी जैसा नहीं लगता है सबका, मोर और लेस 19-20 का फर्क होता है ना. आपको भी उससे एक सीख लेनी है कि मेंस में घुसने से पहले प्लीज अपना ग्रेवी तैयार करके जाएंगे आप. इसका अर्थ क्या होता है कि आपको कुछ रॉ मटेरियल रखना है जिसके बेसिस पे आप आंसर राइटिंग करोगे. वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेंस का पेपर में हमने प्रश्न देखा, उसके बाद हम घनन मनन चिंतन में लगे हैं कि अरे अरे उसके बाद हमको क्या आंसर लिखना है. उतना टाइम ही नहीं है आपके पास. क्वेश्चन दिखा, आपको पॉइंट्स चमकने चाहिए फटाफट, तो वो कैसे करोगे आप? उसमें एक टेक्निक जो मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच में फैलाने की कोशिश कर रहा हूं, वो है पेस्टल टेक्निक. अगर सिंपल शब्दों से मैं बताऊं कि पेस्टल टेक्निक है क्या, ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों ने शायद नहीं सुना होगा इसके बारे में. कोई है ऐसा जिसने सुन के रखा है पेस्टल टेक्निक के बारे में? प्लीज बताइए एक बार. लेट मी सी. इज देयर एनीवन जिसने पेस्टल टेक्निक सुन के रखा है? गुड. नहीं सुना है तो डोंट वरी, ऐसा कोई भारी चीज नहीं है, आपको हम 10 मिनट में समझा देंगे. पेस्टल टेक्निक क्या है कि किसी भी टॉपिक के हमको डिफरेंट डिफरेंट पहलू या टेंजेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं.
फॉर एग्जाम्पल पी से हमारा हुआ पॉलिटिकल एंगल, किसी भी टॉपिक का पॉलिटिकल एंगल। ओके, ई से हम कहते हैं इकोनॉमिक एंगल। ठीक है, उसका इकोनॉमिक्स क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ता फिरता है। आप जानोगे इकोनॉमिक्स का लेना देना हर चीज के साथ है। तो किसी भी टॉपिक का इकोनॉमिक अप्रोच क्या है, आई विल शो इट टू यू। अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। सिमिलरली एस से आता है हमारा सोशल एंगल, है ना। सोशल एंगल में हम क्या क्या काउंट करेंगे, तो भाई एजुकेशन का लेवल क्या है, लाइवलीहुड, हाँ पॉवर्टी लेवल क्या है, नौकरी कितनी है, हेल्थ के सर्विसेज कैसे हैं, ये सारे एजुकेशन सॉरी सोशल में आते हैं। देन यू हैव टी से टेक्नोलॉजिकल एंगल। ओके, एल से आता है लीगल एंगल, और फाइनली लास्ट वाले ई से आता है इन्वायरमेंटल एंगल। सो दीज आर दी tangents और दी पॉइंट्स दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले प्लीज थोड़ा होमवर्क करें, ठीक है। ऐसे ही पेन कलम उठा के नहीं लिखना है हमने। हम जो लिखें वो एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट हो, एक स्ट्रक्चर के साथ हो, ठीक है। तो ये रहा एक तरीके से पेस्टल टेक्निक का इंट्रोडक्शन। अब आंसर राइटिंग ऐसा चीज है कि वो स्विमिंग जैसा है। मैं आपको बता के दिखा दूं कि स्विमिंग ऐसे करते हैं, आपको मजा नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा साथ में। तो व्हाट आई सजेस्ट, एक पेन पेपर लीजिए, रफ पेन पेपर लीजिए, एंड देन लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने पीवाईक्यू उठाया है फ्रॉम द ईयर 2024, पिछले साल का पेपर है ये, मेंस का पेपर। ये प्रश्न को पहले देखिए, देन वी कैन कंटिन्यू। एक बार सवाल देखिए प्लीज। ओके, सिंपल क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, नो? क्लास, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल, नो? हिंदी इंग्लिश? हाँ, इज देयर एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी or does not understand English? Comfortable, no? I will mix both languages, Hindi and English, so that even students who do not understand Hindi, you must understand this concept at least. Okay, so don't worry, there will be a mix of both Hindi and English. Now let's look at this question. Why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of the conditions in developing countries. सच अ सिंपल क्वेश्चन, कितना आसान सा सवाल है कि लोग बड़े शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, छोटे शहरों में क्यों नहीं रहते। नाउ एन अनएजुकेटेड या एक अनप्रिपेयर्ड आंसर क्या होगा, वो कलम उठाया ऐसा घसना शुरू कर दिया, कुछ भी जो मन में आया लिखना शुरू कर दिया। वो नहीं करना है हमको। ओके, हमको क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअल, व्हाई एन इंडिविजुअल विल गो टू से दिल्ली, ओके, एंड नॉट गो टू से दरभंगा, for the sake of understanding. Okay, why will the person be happy to go to Delhi but not to Darbhanga? What is the reason behind it? I want you to do the same pestle analysis in this case. Okay, चलो एक pestle analysis के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। Let's break this down. आप हमको पॉइंट्स बताओगे चैट बॉक्स पे। ओके, पॉइंट्स बताएंगे आप हमको चैट बॉक्स पे। What are the political reasons why an individual is happy to move to a big city? Chat box पे बताइएगा प्लीज। Let's see. Push factors, okay. Push factors are there. More development in cities. Development is not a political factor per se. Good administration, okay. So we can say that administrative efficiency is better. Can I say this? Administrative efficiency is better in big cities. Point number 1. Okay, good enough. Point number 2, let's see. Political institutions, stable government. Okay, there is stability in governance. Good answers. Let's see. There is stability in governance. What else? Let's see. Think for a second. Friends, think for a second. Don't give me bookish answers. आप लोग जो लिख रहे हो ना, दे आर बुकिश आंसर्स। थिंक फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेरी स्मॉल फार्मर इन बिहार। मैं एक बिहार का छोटे से दूर सुदूर गांव का आदमी हूं। मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा? पॉलिटिकली सोचिए भाई, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली देश की राजधानी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहां पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नौकरियां लगती रहती हैं।
हो सकता है हमको वहां नौकरी मिल जाए, प्राइवेट में नहीं मिला तो गवर्नमेंट में मिल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सीट ऑफ पावर है, बिग सिटीज आर सीट्स ऑफ पावर, है कि नहीं? थिंक ऑफ बेंगलुरु, विधान सौधा। थिंक ऑफ कोलकाता, सीट ऑफ पावर। दिल्ली, सीट ऑफ पावर। चेन्नई, सीट ऑफ पावर, है ना? व्हाट डज दैट मीन? इसके चलते एक और नौकरी का एवेन्यू खुला। अभी तक आप प्राइवेट के भरोसे जा रहे थे, सीट ऑफ पावर है, गवर्नमेंट का भी अपना एक नौकरी होगा वहां पे, भले ही कॉन्ट्रैक्चुअल हो पर होगा। करेक्ट। और पॉइंट बताइए हमको थोड़ा। लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। मोर वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, यस, इसी से तो हम कह रहे हैं कि सीट ऑफ पावर के चलते जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बढ़िया। स्टेबिलिटी है। गुड। व्हाट एल्स? लेट्स लुक एट इट। ठीक है, मोर और लेस सबका यही पॉइंट चल रहा है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक पावर हाउस तो इकोनॉमिक एंगल में आएगा। गुड इनकम इकोनॉमिक एंगल में आएगा। लैक ऑफ रेड टेपिज्म, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। रेड टेपिज्म मेरा दोनों जगह है। ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं है कि आप बड़े शहर में होगे तो आपको रियायत देता है, बड़े शहर में तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो लैक ऑफ रेड टेपिज्म इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हियर। हायर इंप्लीकेशन ऑफ द स्कीम, करेक्ट। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, लिखो स्कीम्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगा, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। वेरी गुड। आप एक बात सोचो, आप खुद सोचो, जब आप सर्विस में घुसोगे ना, आप ये एक्सपीरियंस करोगे, आप चाहोगे कि मैं अपने स्टेट हेडक्वार्टर से जितना दूर पोस्टिंग मिले उतना अच्छा है। आप देख लेना, या अगर आपके कोई है बिरादरी में है या दोस्त बिरादरी में है, कोई रिलेटिव है जो सिविल सर्विसेज में है, उनसे पूछिएगा कि आप क्या पसंद करते हैं। क्या आप लखनऊ में पोस्टिंग लेना पसंद करेंगे या बांदा जिला में पोस्टिंग लेना पसंद करेंगे? वो हमेशा कहेंगे बांदा जिला हमको भेज दो। क्यों? क्योंकि जितना आप सीट ऑफ पावर से दूर हो, ऑटोनॉमी उतना ज्यादा है, उतना आपका अपना शासन है, अपना वर्चस्व है वहां पे। दिल्ली में आपके जैसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, लखनऊ में आपके जैसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए हम कहते हैं कि बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम होता है स्टेट हेडक्वार्टर में। जैसे आप स्टेट हेडक्वार्टर से दूर चलना शुरू किए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम गिर जाता है, क्योंकि वहां पे एक आदमी के भरोसे है ना सब कुछ। तो ये रहा, चलो 1 2 3 4 हमने निकाला पॉलिटिकल एंगल्स, क्यों कोई आदमी बड़ा शहर जाना पसंद करेगा। इकोनॉमिक एंगल्स बताइए तो। लेट्स सी इकोनॉमिक एंगल्स। बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, वो सब समझ में आता है, लिखो इधर। हाँ, आपको हायर वेज मिलेगा यहां पे, है कि नहीं? आप खुद सोचिए, जानते हैं हम बिहार से आते हैं, बिहार में उबर ओला के जो रेट्स हैं वही कंपेयर करिए दिल्ली के रेट्स के साथ, दिल्ली के रेट्स हाई हैं। हाँ, बेटर वेज, छोड़िए ना उबर ओला। यूपीएससी का फैकल्टी, यूपीएससी का फैकल्टी जो एक छोटे से सिटी में पढ़ा रहा है और जो एक मेजर टाउन में या स्टेट हेडक्वार्टर में या दिल्ली में पढ़ा रहा है, दोनों के वेजेस में भी बहुत फर्क है। तो पहला बात, वेज ज्यादा है बड़े शहर में। दूसरा, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलती हैं यहां पर, है कि नहीं? नंबर 3, और बताओ चैट पे हमको। मोर डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स, ठीक है, मोर अपॉर्चुनिटीज हमने बताया, यस। और सोचिए ना यहां पे, आप खुद सोचो, जो हमारे सेक्टर्स हैं, देखिए मैं इकोनॉमिक्स का फैकल्टी तो नहीं हूं पर इतना हमको भी पता है कि इकोनॉमिक में सेक्टर्स आइडेंटिफाई करिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, वो किधर ज्यादा है? तभी तो नौकरियां ज्यादा है ना, अगर सेक्टर्स ज्यादा है। तो लिखिए यहां पे सेक्टोरल डाइवर्सिटी भी है यहां पे, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, कंस्ट्रक्शन हो, हाँ, सर्विसेज हो, किधर भी जाओ आप, यहां पे इसकी भी डाइवर्सिटी ज्यादा है। यस और नो? और बताओ चैट पे थोड़ा। अपॉर्चुनिटी में ही सेक्टर आएगा। अपॉर्चुनिटी इज टू डू विथ, एक सेक्टर में भी तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। मान लीजिए आप यूपीएससी के ही इंडस्ट्री की बात करो, कितने अपॉर्चुनिटीज हैं? आप मेंटर बन सकते हो, आप फैकल्टी बन सकते हो, आप सेल्स टीम में जा सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो, आप मैनेजमेंट में जा सकते हो। तो आज के टाइम मैं फैकल्टी हूं, कल के दिन मैं मैनेजमेंट में घुस जाऊं,
या मैं कंटेंट क्रिएशन में घुस जाऊं, वो रहा इंट्रा सेक्टर अपॉर्चुनिटीज, और ये है इंटर सेक्टर अपॉर्चुनिटीज। अलग अलग सेक्टर्स के बीच में भी तो अपॉर्चुनिटी है कि आज मैं यूपीएससी का फैकल्टी हूं, कल के दिन मान लो मैं यूपीएससी का फैकल्टी ना रहा, मैं मीडिया में जा सकता हूं, वो थोड़ी ना यूपीएससी से रिलेटेड है, पर इंटर सेक्टर अपॉर्चुनिटीज भी तो है। सो दिस इज इंट्रा सेक्टर, दिस इज इंटर सेक्टर। हाँ, और बताइए चैट पे हमको, लेट्स सी। गिग इकोनॉमी, बहुत बढ़िया, इसी में लिखो ना, गिग इकोनॉमी इसी में आ जाएगा। वैसे गिग इकोनॉमी पे आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि 2025 के स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर करके जाइएगा। मेरा एक हंच है, ठीक है, एक गट फीलिंग है, जैसे प्रीलिम्स के पहले मेरा गट फीलिंग था कि इस बार अजम्पशन और कंक्लूजन ये लोग भर के पूछेंगे, सॉरी, अजम्पशन और सेंट्रल आइडिया ये लोग भर के पूछेंगे। उसी तरह से गट फीलिंग है कि इस बार गिग इकोनॉमी पे एक सवाल बनता है, क्योंकि गिग इकोनॉमी का बिल काफी सारे गवर्नमेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं स्टेट लेवल पे। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, केरला में, झारखंड में गिग इकोनॉमी के बिल्स अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आई सजेस्ट कि वो एक बार देख के जाएंगे 2025। आगे देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखिए ना, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लिख सकता हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहां पे ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट शहरों में ज्यादा है। गांव में आपका डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होगा या सीजनल एम्प्लॉयमेंट होगा। यहां पे आपको साल भर एटलीस्ट गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से साल में अगर 183 दिन से ज्यादा आप काम करते हैं तो आप फिर, हाँ, एम्प्लॉयबल के रेंज में आते हैं, एम्प्लॉयड के रेंज में आते हैं। तो 183 दिन का काम तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। नेक्स्ट लुक एट सोशल एंगल्स। सोशल बताइए दोस्तों, चलो अब सोशल बताइए, लेट्स गो फॉरवर्ड वन बाय वन। हाँ जी, सोशल एंगल्स क्या क्या है सोशल में? जैसा मैंने कहा, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर, है कि नहीं। एक्सेस टू, एक स्टूडेंट कह रहे थे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, करेक्ट। और बताइए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड, ऑल्दो दैट इज डिबेटेबल, है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, नॉट नेसेसरी। हम और आप खुद कहते हैं ना कि बड़े शहरों में हवा खराब, पानी खराब, जाम लग रहा है, गांव में वैसा कोई सीन नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो देखोगे इन दैट सेंस, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो गांव में तो बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। पर ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं, पर थोड़ा डिबेटेबल है ये पॉइंट। लाइफस्टाइल बेहतर, हाँ उसी में आ गया। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन, ओके। क्या मैं कह सकता हूं कि आप सोशल प्रोग्रेस करोगे? सोशल प्रोग्रेस होगा जिसको हम और आप समझते हैं स्टेटस के नाम से, हाँ, कि हमारा स्टेटस बढ़ेगा। हम गांव में अनएम्प्लॉयड थे, यहां पे हम फॉर एग्जाम्पल किसी जॉइंट सेक्रेटरी का गाड़ी चलाते हैं, सोशल स्टेटस बढ़ा आपका। या फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अभी जोमेटो में काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, सोशल स्टेटस बढ़ा आपका। तो सोशल स्टेटस भी लिख सकते हो, ये ऊपर होगा। और बताइए, व्हाट एल्स इज देयर इन सोशल? फर्स्टली आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, ओके, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, आई एम सो हैप्पी टू से दिस। मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड सोशल बिलीफ, ठीक है, सोशल वेलबींग आ गया बेटा। लेस डिस्क्रिमिनेशन, ओके, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कम होंगी, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कम है, क्योंकि शहर में सब कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन का टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल बताइए अब, टेक्नोलॉजिकल, हाँ, आपका अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी बेहतर है सर्विस में, शहरों में, है कि नहीं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ज्यादा है शहरों में। डिजिटल लिटरेसी बेहतर है शहरों में, ऑल्दो ये डिस्प्यूट कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं। डिजिटल लिटरेसी बेहतर है, इंटरनेट बहुत अच्छा है, ठीक है। डिजिटल सर्विसेज में आ गया, डिजिटल सर्विसेज बेहतर है आपके लिए, टेक्नोलॉजी। और बताइए, व्हाट एल्स? हाँ जी, बहुत अच्छा पॉइंट, वो एक्सेलेंट पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेलेंट। क्या पॉइंट बताए? डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? गांव में आपके पास इवन दो मोबाइल फोन है, आपके पास इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन में टाइम लगता है। शहरों में आप देखते हैं इंफॉर्मेशन क्विकली सर्कुलेट होता है,
व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, रेडियो है, हाँ 24/7 आपका एफएम चल रहा है, न्यूज चैनल सबसे पहले बड़े शहरों का न्यूज कवर करते हैं, छोटे शहरों का नहीं। इसीलिए तो एक वो भी क्रिटिसिज्म है अपने इंडियन मीडिया का कि इंडियन मीडिया इज दिल्ली सेंट्रिक, सिर्फ दिल्ली का न्यूज को कवर करके भारत का न्यूज बताता है। पर उसका फायदा किसको मिलता है? दिल्ली के लोगों को, कि उनका जो प्रॉब्लम्स है वो नेशनल लेवल पे हाईलाइट हो रहा है, इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, यू सी दिस, आप लोग सारे वो चीज पॉइंट्स को देखे हुए हो, बस उसको अब प्लेस करने की आवश्यकता है। लीगल बताइए, लीगल सर्विसेज आपके बेहतर है शहरों में, है कि नहीं? आपका लिखो यार, लीगल सर्विसेज आप बेहतर, पढ़े लिखे लॉयर्स मिल जाएंगे आपको, गांव में शायद डिफिकल्टी हो, एक्सेसिबिलिटी टू लीगल एवेन्यूज बेहतर है यहाँ पे, लोक अदालत वगैरह चलते रहते हैं। और बताओ लीगल में क्या क्या है? इजी एजुकेशन, अवेयरनेस अमंग पीपल, बेटर लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, वो तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर हम लिख सकते हैं। ओके, लॉ एंड ऑर्डर इज बेहतर, नो प्रॉब्लम, गुड। अवेयरनेस इज मोर, एनजीओ भी है, ठीक है, एनजीओज भी हैं, सहायता मिल जाएगी आपको। सिविल सोसाइटी जो हमारे सोसाइटीज जो शहरों में होती हैं, हाँ इट इज मच मोर अवेयर, है कि नहीं? सिविल सोसाइटी इज मच मोर अवेयर। कब आपने देखा था लास्ट टाइम किसी गांव में कोई प्रोटेस्ट होते हुए? नहीं ना। और गांव में जो प्रोटेस्ट होंगे भी वो शहर में आएंगे, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस है उधर। लीगल एंगल, इन्वायरमेंटल एंगल क्या होगा? चलिए, इन्वायरमेंटल एंगल वीक है इन दिस केस, क्योंकि इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखेंगे तो हमारे शहरों का इन्वायरमेंट गांव के मुकाबले तो खराब है। हाँ, यहाँ पे हवा पानी खराब, पनीर आप खा रहे हो वो सिंथेटिक पनीर, तो वो इन्वायरमेंट एंगल हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, फिर भी एक दो पॉइंट जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख सकते हैं कि हमारे रूरल एरियाज में लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं? सैलिनाइजेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। अब वो अलग बात है कि शहरों में सॉइल नहीं है तो इरोजन क्या होगा, पर गांव में तो ये हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है तो खेती बाड़ी नहीं हो सकती, खेती बाड़ी नहीं हो सकती तो आप बड़े शहर जाओगे, है कि नहीं? तो ये पॉइंट्स देखा दोस्त, बंधु लोग, हमको एक बात बताइए, हमने जो ये सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, अब आप देख रहे हो आपको करना क्या है? इंडिविजुअल पैराग्राफ्स को बस इनकॉर्पोरेट करना है अपने आंसर में। कभी भी आंसर को लिखने से पहले जब आप कलम उठाते हो ना, प्लीज इस होमवर्क को करो पहले। एज फ्रेशर्स दिस इज स्टेप नंबर 1। अगर ये कर लिया आपने, तो जो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपके आंसर में मल्टी सेक्टोरल पर्सपेक्टिव दिखना चाहिए या होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिखना चाहिए, वो होलिस्टिक कैसे दिखेगा? जब आप इस तरीके के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में या पैराग्राफ फॉर्मेट में, जैसा भी आपका इच्छा हो, आप आंसर को लिखो। प्लीज टेल मी, आप लोग पेस्टल टेक्निक का मुद्दा समझे कि नहीं समझे? विल दिस अप्लाई टू ऑल सब्जेक्ट्स? 100%, 100%। आप हमको एक बात बताओ, चलो ये तो एक टॉपिक था ना, वन टॉपिक रिलेटेड टू से पेस्टल टेक्निक। जिनको नहीं चमका, हम छोटा सा एक और चीज बताते हैं, आप अब भी 5 मिनट में सीख जाओगे, ऐसा कोई भारी चीज नहीं है फ्रेंड्स। हम आपको बता रहे हैं ना, यूपीएससी में आंसर राइटिंग इज लाइक स्विमिंग। मैं आपको बेसिक रूल्स दिखा दूंगा, बैकस्ट्रोक कैसे करना है, बटरफ्लाई कैसे करना है, और ये सारा कुछ सिखा दूंगा, पर इवेंचुअली कलम उठा के आपको लिखना पड़ेगा। चलो एक और होमवर्क करते हैं, लेट्स डू वन मोर, 1 सेकेंड बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज करते हैं, चलिए। सपोज मेरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, लेट्स सी, मेरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। नाउ लेट्स ट्राई एंड ब्रेक क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू पेस्टल टेक्निक। ठीक है, एक वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में खाली हम नहीं बोलेंगे, मिलके कुछ काम करते हैं। चलिए, क्लाइमेट चेंज का पॉलिटिकल एंगल क्या होगा हमको बताइए तो, लेट्स सी। फिर इकोनॉमिक एंगल, फिर सोशल एंगल, फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर लीगल, फिर इन्वायरमेंटल। हाँ, बताओ बंधुओं, क्लाइमेट चेंज का पॉलिटिकल एंगल क्या है? लैक ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी। इज इट? Is there lack of effective policy for climate change? Paris Climate Agreement is one of the best policies, best treaties for climate change. Have we actually, can we say that our policy is bad or the implementation is bad? For example, सोचिए आप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति,
वो 2 बार इलेक्ट होके आए और दोनों बार वो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को विड्रॉ कर गए। सोचिए इसका अर्थ क्या होता है। आप लोगों ने वो मूवीज देखा है नेटफ्लिक्स पे और अमेजॉन प्राइम पे, जहां पे अमेरिकन अपने आप को कहते हैं कि वी आर द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। हाँ, खुद से खुद का तारीफ कर रहे हैं वो लोग कि वी आर लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। ये लीडर लाइक क्वालिटीज हुआ क्या कि 2 बार तुम गोची दे के भाग जाओ? इज दिस लीडर लाइक क्वालिटी? नहीं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉवल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। अगर अमेरिका नहीं सीरियसली लेगा पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं पाकिस्तान से या सोमालिया से या बांग्लादेश से? रख सकते हैं? बताइए तो। कल के दिन पाकिस्तान ने नहीं किया क्लाइमेट चेंज के लिए, तो हम उसको कहेंगे ना कि अरे तुम लोग नहीं कर रहे हो कुछ, तो वो पलट के कहेगा कि अमेरिका जब कर रहा था तो बोले थे। तो मुद्दा तो सही है। तो यानी कि दैट हैज वीकेंड द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। दूसरा, हमारे जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, हाँ इंटरनेशनल बॉडीज सोचो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल बॉडीज कौन कौन से हैं? IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये किनके दम पे बने हैं? वेस्टर्न कंट्रीज। इतना तो हिस्ट्री जानते होंगे आप लोग, हाँ, कि वर्ल्ड ट्रेड या ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो हम लोग कहते हैं, नाम से ही समझ जाओगे कि ये गोरों ने बनाया था। जो इंस्टीट्यूशन वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाया है, वो किसकी पक्ष की बात करेगा, किसकी तरफदारी करेगा, वेस्टर्न वर्ल्ड की या हमारी? बताइए तो दोस्तों, क्या लगता है कौन करेगा? ये IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक हम लोग का साइड का बात करेगा कभी? नहीं ना। तो लिखिए, इंटरनेशनल बॉडीज का एक ग्लोबल नॉर्थ का बायस होता है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये दिस इज नॉट अ रेटोरिक, जानते हो, दिस इज नॉट अ रेटोरिकल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, ये एग्जाम्पल हमने पिछले साल 2025 के मेंस के सॉरी प्रीलिम्स के क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमने बताया था मोजाम्बिक के बारे में। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, आपको दिख जाएगा कि कितना बायस है इनके मन में। मोजाम्बिक के यहाँ साइक्लोन आता है। मोजाम्बिक ऐसे भी एक सब सहारन अफ्रीकन कंट्री है, ज्यादा पैसा वैसा है नहीं उन लोग के पास। हाँ, खाने का या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा पैसा वैसा नहीं है, एजुकेशन के लिए पैसा वैसा नहीं है। तो ये साइक्लोन आया ना, तो मोजाम्बिक पूरा एकदम डिवास्टेट हो गया, बहुत सारा लॉस हुआ। तो अब मोजाम्बिक जाके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गया कि भाई साहब हमको पैसे दिए जाए, हम लोग का इतना डैमेज हुआ है और ये डैमेज क्लाइमेट चेंज के चलते हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया था, ये तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है, सो हेल्प अस आउट। आइडियली क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि जब पैसा दिया जाता है तो 2 तरीके से दे सकते हो आप, या तो लोन या ग्रांट। लोन आपको वापस देना पड़ता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उस पर, ठीक है, 10% या 25% एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उस पर। और ग्रांट एक वन टाइम डोनेशन है कि आपने पैसा दिया फिर भूल गया। तो नॉर्मली क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मोजाम्बिक को ग्रांट देता ना, ये एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए थी, क्योंकि मोजाम्बिक एक सब सहारन कंट्री है, पैसा वैसा है नहीं, तो ग्रांट ही देते, कहां से लोन का भरपाई कर पाएगा वो? ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा हुआ नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पलट के कहता है कि हम आपको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, यानी कि आपको लोन तो प्रिंसिपल तो वापस करना ही है, इंटरेस्ट भी देना है। इज दैट फेयर? इज दैट जस्ट? इज दैट इन द स्पिरिट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोचिए आप थोड़ा, इज दैट फेयर? बस दैट्स ऑल, मुझे बताओ। नहीं ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कल के दिन आप लोगों ने देखा होगा, और ये जानते हैं, ये कंसिस्टेंट है। आपको लगेगा कि अरे थोड़ा रिटोरिकल है ये सर, ये यूपीएससी के लिए जरूरी है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज दिस, दैट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स और उसके इंस्टीट्यूशंस। आज क्यों चाइना अपने इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर रहा है? थिंक फॉर योरसेल्फ। चाइना अपने बैंक्स डेवलप कर रहा है। व्हाई इज दैट हैपनिंग? इंटरनेशनल ऑर्डर को तोड़ना है। वो ऑर्डर का मतलब क्या है? यही तो है, वो लोग हमेशा उनका पक्ष लेते हैं, पॉलिटिकल एंगल। सिमिलरली तीसरा एंगल हम लोग लिख सकते हैं इन दिस पॉइंट ओनली, पॉलिटिकल एंगल टू क्लाइमेट चेंज में हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, ओके, प्लस इंट्रानेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए, इंट्रा नेशन कोऑपरेशन भी चाहिए, यानी कि 2 देशों के बीच में भी कोऑपरेशन चाहिए और एक देश के अंदर जो इसके राज्य हैं वो भी आपस में इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे। अब सोचिए, फॉर एग्जांपल भारत में हमारा 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस है ना,
यूनियन स्टेट और पंचायती राज, लोकल सेल्फ, 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस है ना। एक जानते मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, काफी दफा आप लोग बोलोगे भी क्लास में, हमको स्टडी आईक्यू के क्लासेस में हमको सुनने को भी मिलता है कि सर चाइना इतना आगे बढ़ गया इंडिया से, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वन ऑफ द मेन रीजन इज चाइना के पास 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस नहीं है। वहां पे वो जो पार्टी का ऑफिस डिसाइड करेगा वही आपको करना है। सीपीसी, सेंट्रल पार्टी का जो है, चाइनीज पार्टी जो सीपीसी है हम लोग का, वो जो डिसाइड करेगा वही सारा चाइना फॉलो करता है। हमारे ऐसा चलता है क्या? ऐसा होता है क्या कि न्यू दिल्ली डिसाइड करेगा कि इम्फाल में क्या होना है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, प्रोविजंस हैं, राइट्स ऑफ ट्राइबल्स हैं, करेक्ट। तो जहां डेमोक्रेसी हमारा स्ट्रेंथ है, डेमोक्रेसी हमारा वीकनेस भी है। क्यों? क्योंकि हमारा फास्ट से इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी नहीं हो सकता, हमको कंसेंसस बना के चलना है। देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड कंसेंसस। कंसेंसस मतलब सहमति होनी चाहिए, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पंचायती राज पे। यह आया आपका पॉलिटिकल एंगल। इकोनॉमिक एंगल सोचिए क्या है। चलिए एक छोटा सा होमवर्क ही तो कर रहे हैं, लेट्स डू। इकोनॉमिक एंगल क्या है मुझे बताओ। इकोनॉमिक एंगल, लेट मी लुक एट योर चैट्स। इकोनॉमिक, अडेप्टेशन, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। वेक्टर बॉर्न डिजीज, बहुत बढ़िया। डिक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट। कितने बढ़िया बढ़िया आइडियाज लिख रहे हो आप लोग। जब आप लोग इतना अच्छा आंसर्स लिखते हो, इतना अच्छा पॉइंट्स जनरेट कर रहे हो, तो अपने आंसर्स में क्यों नहीं लिखते हो? सर कैन वी राइट दोज एग्जाम्पल्स लाइक यू सेड? या द थिंग इज, आई टेल यू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको भी मोजाम्बिक वाला पॉइंट बताया ना, कि मोजाम्बिक और आईएमएफ का स्टोरी। जानते हैं ये हिंदू न्यूज़पेपर ने बहुत बार कवर किया हुआ है, मेनी टाइम्स। अब आप लोग को एज फ्रेशर्स एक चीज समझने की आवश्यकता है। आपके जो करंट अफेयर्स है ना, जो भी आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हो, आप लोग दिन रात तो पहले करंट अफेयर्स को लेके बौराए रहते हो। करंट अफेयर्स इज बेसिकली, इट्स वैल्यू इज दैट इट इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल और एन एविडेंस, दैट्स ऑल। यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछता है कि फलाना दिन को हिंदू न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल आया था, वैसा आता तो हम वैसा पढ़ा भी देते आप लोग को। वो आपसे पूछता है करंट अफेयर्स एज एन एग्जाम्पल। जब आप आंसर लिख रहे हो तब आप लिखोगे कि द पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट टू क्लाइमेट चेंज कैन बी डिस्प्लेड बाय द डिमीनर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगेंस्ट द सब सहारन कंट्री ऑफ मोजाम्बिक। और उसके बाद एक्सप्लेन करो 2 लाइन में कि मोजाम्बिक ने ग्रांट एक्सपेक्ट किया, उसको लोन दिया। And thus it shows the bias of the Western bodies or the Western institutions in ensuring a fair and equitable process across, say, the global context. Got it, friends? ये क्लियर हुआ? सिमिलरली आप देखिएगा इकोनॉमिक एंगल टू क्लाइमेट चेंज। लेट्स सी व्हाट आर द इकोनॉमिक एंगल्स टू क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ इट एज दैट वे। क्लाइमेट चेंज के चलते आपका प्रोडक्टिविटी घटेगा। गर्मी में आप काम कर पाते हो? नहीं ना। बाढ़ आ जाएगा, काम कर पाओगे? नहीं ना। सिमिलरली आप देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में 2 या 3 इंपॉर्टेंट फंड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक है अडेप्टेशन फंड, दूसरा है मिटिगेशन फंड, और तीसरा है लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो आप सुनोगे आने वाले दिनों में। ओके, जैसे कि एक प्रीवियस लोकसभा की स्पीकर ने कहा था, अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है, तो अभी आप लोग को बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है। पर इस तरह के 3 फंड्स हैं, अडेप्टेशन फंड, मिटिगेशन फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। अब जानते हैं अडेप्टेशन फंड का मुद्दा क्या है। पहले अगर आपको नहीं पता है कि अडेप्टेशन क्या होता है, तो ऐसा समझिए कि वो सारे स्टेप्स जिससे आप क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को डील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा एक नदी, ठीक है, आप बिहार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सपोज, ये कोसी नदी है। ओके, अगर कोसी नदी के पास में आप डीएम साहब यहां पे एक एम्बैंकमेंट बनवा देते हैं, ठीक है, आपने एक एम्बैंकमेंट बनवा दिया डीएम साहब ने फंड का यूटिलाइजेशन करके, ये क्या बना? अडेप्टेशन या मिटिगेशन एफर्ट। ये हुआ एक अडेप्टेशन एफर्ट। क्यों? क्योंकि आपकी एम्बैंकमेंट बनवाने से कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन का एमिशन कम नहीं हुआ, पर ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो इंपैक्ट था उसके साथ आप बेहतर एडजस्ट कर सकते हो। आपने ये बाड़ा बनवा दिया तो कोसी का नदी अब ओवरफ्लो नहीं करेगा। वहीं अगर डीएम साहब आप कहते हो कि नहीं, अब हम यहां पे अफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे,
तो ये हो गया एक मिटिगेशन एफर्ट, यानी कि आपके स्टेप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और अदर ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अडेप्टेशन मतलब वो सारे स्टेप्स जिससे आप इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को कम करते हो, और मिटिगेशन मतलब वो सारे स्टेप्स जिससे आप रूट कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज को कम करते हो। तो आप जानते हैं मुद्दा क्या है, मैं क्यों ये पॉइंट समझा रहा हूं। अडेप्टेशन में पैसा लगाने से, सोचिए मैंने कोसी नदी के साइड पे एम्बैंकमेंट बना दिया, इसका फायदा वहां के किसान को ही तो होगा ना, है कि नहीं? न्यूयॉर्क में बैठा किसी अमेरिकन को इसका फायदा है अगर आपने कोसी के पास में एम्बैंकमेंट बना दिया? उसको कोई फायदा हो रहा है? सोचिए तो, हमको बताइए तो थोड़ा। न्यूयॉर्क में बैठा डोनाल्ड ट्रंप को कोई फायदा हो रहा है? अगर यूनाइटेड स्टेट्स अडेप्टेशन के लिए पैसा देता है इंडिया को, तो फायदा बिहार के कृषक को है, उसको कोई फायदा नहीं है। सेम चीज आप देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिसी में भी, कंट्रीज आर नॉट वेरी विलिंग टू गिव पैसा फॉर अडेप्टेशन, नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा क्या फायदा उसमें? फायदा तो उधर के लोगों का है। तो इकोनॉमिक एंगल क्या हुआ? हमारा अडेप्टेशन में पैसा कम है। अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहा। मान लो सोमालिया के बारे में बात करो, पाकिस्तान के बारे में बात करो, उनके पास कौन सा बड़ा पैसा है? वहां के लोगों का क्या गलती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? सोमालिया के लोगों का क्या गलती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? उन्होंने थोड़ी ना कोयला जलाया था, कोयला तो जलाया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले कंट्रीज ने, जिसके चलते एक कॉलोनियल ऑर्डर डेवलप किया, जिसके चलते उन्होंने भारत जैसे देशों पे राज्य शासन किया 200-200 सालों तक, जिसके चलते जो वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोगों ने लोग भेजा यहां से बहुत, हाँ, बहुत सारे भारतीय गए और लड़ाई किए। हम ये भूल जाते हैं कि वर्ल्ड वॉर में भारत का रिसोर्सेज का क्या योगदान है। हमारा पेड़, हमारा माइंस, मिनरल्स, रिसोर्सेज भरसक एकदम फुल एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है उधर, हाँ, एकदम फुल ओपन फॉर ऑल चल रहा है। डू यू गेट इट? तो देखिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट आई वांट टू से कि अडेप्टेशन में पैसा नहीं लगाना चाहते आप, मिटिगेशन में पैसा लगाना चाहते हैं। मिटिगेशन के लिए पैसा सब देने को तैयार। क्यों? क्योंकि इसका फायदा है। यहां पे अगर आप पेड़ लगाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, वैश्विक स्तर पे गर्मी कम होगी। सिर्फ कोसी के पास में गर्मी कम होगी ऐसा जरूरी नहीं। और इसके बाद, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के बाद एक और आता है लॉस एंड डैमेज फंड। खुद सोचो आप फ्रेंड्स, एकदम ऑब्जेक्टिवली देखो, आप यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो बिहार के, आपने एम्बैंकमेंट बनवा दिया, बहुत बढ़िया साहब, आपने पेड़ पौधे भी लगवा दिए, बहुत बढ़िया। क्या लगता है आपके पेड़ पौधे और एम्बैंकमेंट बनाने के बावजूद कोसी ओवरफ्लो कर सकता है? कोई गारंटी है कि इस बार कोसी ओवरफ्लो नहीं करेगा, फ्लडिंग नहीं होगा? कोई गारंटी है? नहीं है ना। बस यही सीन है कि आपके अडेप्टेशन और मिटिगेशन में पैसा लगाने के बावजूद जो भी डैमेज होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार? तो वो है लॉस एंड डैमेज फंड, जिसको लेके ये लोग बहुत, हाँ, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे COP 28-29 में। COP 27 शर्म अल शेख में जाके फाइनली इसको एक्सेप्ट किया गया था। अब देख रहे हैं मैं आपको कितने सारे केस स्टडीज बताते चल रहा हूं, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज का टेक्नोलॉजिकल एंगल क्या होगा? पिछले साल दुबई में फ्लड्स आए, आर्टिफिशियल रेनफॉल हुआ था, जानते हैं? आर्टिफिशियल रेनफॉल कराया गया था। इस साल के प्रीलिम्स में सवाल पूछा है, आर्टिफिशियल रेनफॉल में क्या यूज होता है? सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड यूज होता है। जानते हो, बहुत पैसा लगता है उसको खरीदने में। इसका अर्थ क्या हुआ कि दुबई जैसे सिटीज या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे जो पैसे वाले कंट्रीज हैं, वो क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ने के लिए सक्षम है। दे आर मच मोर कंफर्टेबल बिकॉज दे हैव द मनी। डू ग्लोबल साउथ पुअर कंट्रीज हैव द मनी? नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक इम्बैलेंस है उन कंट्रीज के बीच में जिसके पास में पैसा है और उन कंट्रीज जिनके पास पैसा नहीं। टेक्नोलॉजिकल एंगल टू क्लाइमेट चेंज। सोशल एंगल टू क्लाइमेट चेंज क्या होगा? जेंडर को जोड़िए। क्लाइमेट चेंज जेंडर को इक्वली इंपैक्ट नहीं करता है, हर जेंडर को। फीमेल्स को अलग इंपैक्ट है, मेल्स को अलग इंपैक्ट है। लास्ट ईयर 2024 में भारत में हीट वेव के चलते बहुत सारे लोगों का जान गया था। आप जाके कभी उनका जेंडर प्रोफाइल पढ़ो, उनका सोशल प्रोफाइल पढ़ो, वो एकदम नीचे के तबके से आ रहे हैं। ज्यादातर लोग पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि दिन में गर्मी के लिए उनको काम करना है। ऐसा तो थोड़ी ना है कि आप 45 डिग्री हो गया तो हम काम नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप दिन भर काम करोगे तभी शाम में खाना खाओगे। जानते हैं
क्लाइमेट चेंज से ही इकोनॉमिक एंगल में आपको अगर याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने इस बार का बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, एयर कंडीशनर और फ्रिज के ऊपर 28% जीएसटी भारत सरकार लेता है, 28% जीएसटी। खुद सोचिए, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहां पे 12 महीना में 8 महीना गर्मी होता है। 8 महीना गर्मी में जीएसटी 28% एसी को अगर आप लगा रहे हो तो आपने उसको आइटम ऑफ नेसेसिटी बता दिया या आइटम ऑफ लग्जरी बता दिया? आप खुद सोचो। 28% जीएसटी मतलब हाईएस्ट टैक्स स्लैब में रखा है आपने, आपने उसको आइटम ऑफ लग्जरी बता दिया। क्या वो लग्जरी है? आज के भारत में एसी होना लग्जरी है क्या? नहीं, आइटम ऑफ बेसिक नेसेसिटी है। नहीं तो कैसे सरवाइव करेंगे आप, कैसे प्रोडक्टिविटी करेंगे आप? डू यू रियलाइज दिस? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि किसी भी टॉपिक को पहले तो आप पेस्टल टेक्निक के अनुसार तोड़ो, किसी भी सवाल को पेस्टल टेक्निक के अनुसार तोड़ो, और जहां तक पॉसिबल हो जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं आइडेंटिफाई करिए कि पेरेंट टॉपिक क्या है। सिर्फ न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, उस न्यूज़पेपर आर्टिकल का पेरेंट टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हिंदू न्यूज़पेपर, ओके, इसमें आपको यहां पे दो इस तरीके के एडिटोरियल आते हैं। आप देखेंगे काफी दफा एडिटोरियल आया हुआ है फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज डिस्कस किया है तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर उन्होंने एडिटोरियल डाला है। आपका एजेंडा क्या होना चाहिए? आप अपने क्लाइमेट चेंज वाले पेज में जाके, ठीक है, A4 साइज पेज आप बना के रखेंगे, उसमें पेस्टल टेक्निक आइडेंटिफाई करके रखेंगे, उसमें इकोनॉमिक के अंदर जाके आप जो पॉइंट यहां से नेसेसरी लगता है वो यहां पे आप इंक्लूड करो। ये बना रहे हो आप अपना ग्रेवी, आंसर राइटिंग वाला ग्रेवी, जो काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। दे आर लाइक हमको सवाल दिखेगा और ऐसा मां सरस्वती का आशीर्वाद आएगा, पॉइंट्स जनरेट होंगे और हम लिख देंगे, वैसा नहीं होता है। ओके, यू हैव टू हैव सम ग्रेवी प्रिपेयर्ड। वो ग्रेवी क्या है? मेन टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, उसका पेस्टल निकाल के बुलेट पॉइंट्स, केस स्टडीज लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। चैट पे बताओ तो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट चमका क्या आपको? हमको बताओ, ये कॉन्सेप्ट चमका? आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गो अबाउट इट? न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है आंसर राइटिंग में, ये ग्रास्प करिए आप। डज नॉट मैटर आप कौन सा भी ऑप्शनल लो, ठीक है, आप PSIR के हो, ज्योग्राफी, मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हो, हाँ, जो भी ऑप्शनल है, XYZ डज नॉट मैटर। एंड ऑफ द डे आपको आंसर राइटिंग तो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने फलाना ऑप्शनल ले लिया तो आपको मुंह देख के वहां पे मार्क्स दे देगा, ऐसा तो नहीं है ना। लिखना पड़ेगा ना आंसर, यही है, ऐसे लिखा जाता है। बुझे तुम लोग? बुझे तुम लोग? ये बताओ हमको पहले बात, एक बार और फिर बता दीजिए। ठीक है, हम फिर से बता देते हैं आपको करना क्या है। जिन्होंने पूछा है, नेहा, आपको करना क्या है बेटा? न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ो, जो एडिटोरियल है ना, पहले आइडेंटिफाई करिए कि एडिटोरियल का टॉपिक क्या है, ठीक है, और उस एडिटोरियल का जो टॉपिक है उसका पेरेंट टॉपिक क्या है। मान लीजिए कल के दिन हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल डालता है, लेट अस अज्यूम क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर। आप जानते हैं क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मॉलडीव्स, मॉलडीव्स का आइलैंड 2100 तक पानी के नीचे होगा, सी लेवल के नीचे होगा। तो अब सवाल उठता है कि मॉलडीव्स के लोगों का इकोनॉमिक कौन जिम्मेदार, और दूसरा नॉन इकोनॉमिक कौन जिम्मेदार? नॉन इकोनॉमिक यानी कि वहां के लोग, वहां का वेशभूषा, वहां का खाना, बोली, हाँ, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, जितना कुछ है वो नॉन इकोनॉमिक में। उनका रिचुअल्स वो कौन प्रोटेक्ट करेगा? क्योंकि हम और आप, हम लोगों का जो एग्जिस्टेंस है हमारे जमीन के साथ जुड़ा है ना, नॉट द जमीन जहां पे आप खड़े हो। आपका, आप सबका एक मूल गांव होता है ना? ऑल ऑफ अस हैव अ मूल गांव, एक विलेज से हम लोग आ रहे हैं, वहां से हम लोगों का बोली, भाषा, खाना पीना, पोशाक, हाँ, हम लोग दुर्गा पूजा कैसे मनाएंगे या दिवाली कैसे मनाएंगे या दशहरा कैसे मनाएंगे, सब वहां से डिसाइड होता है। खुद सोचिए, वो गांव नहीं रहा तो आप रहेंगे क्या? आपका आर्ट, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन रहेगा? नहीं ना। तो वही कॉन्सेप्ट सोचो मालदीव्स के साथ में, उन लोग का घर खत्म होने वाला है अगला 70 साल में, तो उनका इकोनॉमिक लॉसेस प्लस नॉन इकोनॉमिक लॉसेस के लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए आता है क्लाइमेट जस्टिस का कॉन्सेप्ट। अब मान लो कल के दिन क्लाइमेट जस्टिस पे आर्टिकल आया है, तो बस वहां क्लाइमेट जस्टिस का नोट्स मत लिखिए, दैट डज नॉट मेक सेंस। पहले आइडेंटिफाई करें कोई क्लाइमेट जस्टिस मतलब क्लाइमेट चेंज के अंदर लीगल एंगल के अंदर आ रहा है, फिर जाके वहां से 2-3 पॉइंट्स जो आपको इंफॉर्मेशन यूजफुल लगता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बुलेट पॉइंट में आप A4 साइज का नोट्स पे
न्यूज़पेपर का नोट्स बनाते चलिए। इफ यू डू दैट फॉर 3-4 मंथ्स ओनली, जो मेजर टॉपिक्स है उसका अगर पेस्टल आपने बना लिया है, आपका ग्रेवी तैयार हो गया, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन देखो, आपको पॉइंट्स चमकना शुरू होंगे, केस स्टडीज चमकना शुरू होंगे। दैट इज द मुद्दा ऑफ आंसर राइटिंग। ऐसे ही अप्रोच किया जाता है, पर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, और इसीलिए हम ये वर्कशॉप करते हैं। मुद्दा समझा आप लोग को? डिड यू अंडरस्टैंड इट? ओके, ठीक है। खैर, ये इस तरह के आंसर राइटिंग वर्कशॉप्स हम लोग और करते रहेंगे। एक और सवाल मैं आपके सामने बस प्रेजेंट कर देता हूं, खुद से थोड़ा अटेम्प्ट करो इसको तोड़ के आंसर करने का। ओके, खुद से अटेम्प्ट करेंगे आप। ऑब्वियसली अगर आप हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, चाहे जनरल स्टडीज का या ऑप्शनल का, तो यू नो हम ये ऑलमोस्ट वीकली या 15 दिन के बेसिस पे हम लोग करते ही रहते हैं ये। पर बाकी लोग प्लीज अटेम्प्ट करो इस सवाल को। डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। हाँ, पहला तो ये मुद्दा क्या है? जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या कि रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, चाहे मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है, आपको इक्वल राइट्स होना चाहिए। ये है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्विटी क्या है कि इस इक्वालिटी के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं को हम मेंस्ट्रुअल लीव देंगे, पुरुषों को थोड़ी ना देंगे मेंस्ट्रुअल लीव, पर महिलाओं को हम मेंस्ट्रुअल लीव देंगे। ओके, व्हाट इज इट? जेंडर इक्विटी, कि हम इक्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट पाथ्स। नॉट नेसेसरी कि मेल को इक्वालिटी, फीमेल को इक्वालिटी और ट्रांसजेंडर को इक्वालिटी हम सेम चीजों से दें, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। कुछ स्पेशल प्रोविजंस हम देंगे हर एक जेंडर को, वो है जेंडर इक्विटी। और विमेन एम्पावरमेंट क्या है कि महिला को अपने लाइफ, अपने बॉडी, अपने चॉइसेस का इंडिपेंडेंस हो। शी मस्ट हैव द फाइनल से ओवर डिसीजंस दैट अफेक्ट हर। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में राइट टू चॉइस या प्रो चॉइस, प्रो लाइफ को लेके बहुत डिबेट होता है कि एक पर्टिकुलर वीक के बाद महिलाओं को हम अबॉर्शन की अनुमति नहीं देंगे, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अबॉर्शन नहीं हो सकता। वेस्टर्न कंट्रीज में है ऐसा। इंडिया में एक स्ट्रिक्ट बेंचमार्क है MTP एक्ट के अंदर, पर वहां पे उनका अपना एक है कि नहीं होना चाहिए, दिस इज सिन, दिस इज दैट, दिस दैट, फलाना ढिमकाना। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? शी मस्ट हैव द फाइनल से। करेक्ट, जैसा कि आपने सुना भी होगा इंस्टाग्राम पे, नो यूटेरस नो ओपिनियन, वही है विमेन एम्पावरमेंट। लेट हर हैव द फाइनल से। आपका काम है इनेबलिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करना, ये नहीं कहना कि आप महिला हो तो आप ये करोगे। हु आर यू टू से दैट? दैट इज विमेन एम्पावरमेंट। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन? बताइए भाई, इसी को पेस्टल के हिसाब से तोड़ो। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस क्या होने चाहिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। हमारा पार्लियामेंट का एक मैंडेट है, 33% सीट महिलाओं के लिए रहेगा। इकोनॉमिक देखिए, इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सेम पे फॉर सेम वर्क होना चाहिए। सोशल में आप जो महिलाओं को एक तरीके से ओप्रेस्ड जेंडर कहा जाता है, नाउ वी आर ब्रिंगिंग देम अप, इक्वल अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, इक्वल अफोर्डेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस दे रहे हैं हम। दैट इज द मेथड फ्रेंड्स। रादर देन जस्ट राइटिंग रैंडम आंसर्स, फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर अप्रोच। ओके, ठीक है, बिकॉज अभी नेक्स्ट हमारा एक एंगेजमेंट है, सो आई विल नॉट कीप दिस लॉन्ग। पर अगर ये पसंद आया ये सेशन आप लोगों को, आप लोग सीखे, मोर इंपॉर्टेंटली आप लोग अगर सीखे, हमको आप जरूर बताना मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे। ये हम लोग वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं। आई एम ऑल फॉर टीचिंग फ्रेशर्स। ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, गेट इन टच विथ मी हियर। 16 तारीख से शुरू हो रहा है, डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। बस एक फोन नंबर अपना भेज दीजिए हमको, साथ में हमको मैसेज डाल दीजिएगा कि आप ऑप्शनल के लिए इंटरेस्टेड हो। बाकी हम और आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, फोड़ के सीखेंगे फ्रेंड्स। एकदम एंड टू एंड धागा खोल देंगे ज्योग्राफी का। दैट इज द वे इट हैज टू बी डन। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे आज्ञा। जो सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, प्लीज हमको इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो तो इंस्टॉल मत करना, बकवास ऐप है। हमको ईमेल पे भी आप भेज सकते हो। ये रहा मेरा ईमेल आईडी bhuvan.jha@studiiq.com, और ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। प्लीज जुड़ जाइए। आने वाले दिनों में केस स्टडीज रिलेटेड टू ज्योग्राफी एनवायरमेंट एक्सप्लेनर के साथ, PDF के साथ यहाँ पे आपका इंतजार करेगा।
ओके चलो, मैं आपसे मिलूंगा एक और सेशन आंसर राइटिंग वर्कशॉप बहुत जल्दी करेंगे। अगली बार थोड़ा ड्यूरेशन लंबा रख लेंगे ताकि 2-3 सवाल अच्छे से शिद्दत से लगा सके। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा बाय बाय। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी अगले प्रेजेंटेशन में। बाय फ्रेंड्स। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.